हेलो एंड वेलकम टू द कॉमर्स एट होम। अभी तक हमने पढ़ा कि होम ट्रेड की मीनिंग क्या होती है, दूसरी बात काइंड्स ऑफ होम ट्रेड, तीसरी बात कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होम ट्रेड। बट अब हम उससे आगे चलेंगे जिसमें हमको पढ़ना है प्रोसीजर्स ऑफ होम ट्रेड। मतलब कि अगर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना है होम ट्रेड में तो हमको कौन कौन से प्रोसीजर्स फॉलो करने होते हैं। ये आम आदमी के लिए नहीं है, क्योंकि आम आदमी जो सामान खरीदने जाता है वो जाता है और सामान बस पूछता है और पैसे देता है, चला आता है सामान लेके। लेकिन यहाँ पे बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात है, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से कैसे डील करता है। आप पहले इस पॉइंट्स को कॉपी कर लीजिए, फिर उसके बाद हम इसी के बारे में सारी चीजें डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए अब हम उसी चीजों को एक्सप्लेन करके समझते हैं, जिससे हम एक एग्जांपल लेंगे, एक एग्जांपल लेके सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए मान लेते हैं आप खुद हो, आपका नाम ए है, कोई भी एक आदमी है जिसका नाम ए है और वो अपना बिजनेस खोलना चाहता है, अपनी कोई शॉप खोलना चाहता है। तो उसको तो या गुड्स चाहिए, माल रहेगा तभी तो बेचेगा, तो माल चाहिए, उसको माल लेके आना है। माल लेने के लिए क्या आप किसी भी दुकान पे ऐसे जाते हैं और सामान खरीद के चले आते हैं? ऐसा तो नहीं होता, बल्कि आप दो चार लोगों से कुछ पूछते हैं कि भैया आपकी दुकान में माल कैसे मिल जाएगा, आपकी दुकान में। चलिए हम तीन लोगों के लेते हैं, एक आदमी है बी जो ट्रेडर है, एक आदमी है सी जो ट्रेडर है, एक आदमी है डी वो भी ट्रेडर है। ठीक है, मान लेते हैं ये भी होलसेलर है, ये भी होलसेलर है और ये भी होलसेलर। आप रिटेल शॉप खोलना चाहते हैं। अगर आपको रिटेल शॉप खोलनी है तो होलसेलर से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। आपने पूछा कि भैया हमको फर्नीचर की एक शॉप खोलनी थी, फर्नीचर का एक शोरूम खोलना है जो कि आप हमें प्रोवाइड कर दीजिए। आपने पूछा कि भैया आप हमको फर्नीचर, सोफे या चेयर्स आप कितने कितने की प्रोवाइड कर पाएंगे। हमने पूछा सोफा के बारे में, या फर्नीचर में चेयर्स लिख लेते हैं, नॉर्मल समझ के चलते हैं, चेयर्स। हमने पूछा बी से कि भैया आप हमको चेयर्स कितने में प्रोवाइड कर देंगे। इसने कहा भैया प्लास्टिक की चेयर्स हैं, प्लास्टिक की चेयर्स हैं, आपको अगर चाहिए तो मैं आपको 500 में प्रोवाइड कर दूंगा, क्वालिटी बेस्ट होगी। क्वालिटी कैसी होगी? बेस्ट होगी। हमने कहा ठीक है। फिर हमने कहा सोचते हैं कि और कहीं देख लिया जाए, इससे बेहतर हो सकता है कुछ मिल जाए, थोड़ा सा रेट कम में मिल जाए और क्वालिटी वैसी हो। हम गए दूसरी जगह, दूसरे आदमी के पास जिसका नाम था सी, उससे हमने पूछा कि भैया आपके पास कोई गुड्स है ऐसा चेयर्स प्लास्टिक में जो हमारी क्वालिटी को, हमारी डिमांड को फुलफिल कर सके। उसने बताया हमारे पास भी वही प्लास्टिक चेयर्स हैं, साइज वगैरह सब सेम है, बट हमारी क्वालिटी बहुत डल है, क्वालिटी बहुत खराब है, क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं, क्वालिटी बिल्कुल डल है। उसने कहा लेकिन मैं आपको चेयर्स प्रोवाइड कर दूंगा 300 रुपए। कितने में? 300 रुपए। अब हमने सोचा यार ये तो क्वालिटी बहुत बुरी है, चलिए किसी और से देखते हैं। हम एक और आदमी के पास गए, उसने कहा भैया हम आपको 400 में प्रोवाइड कर देंगे चेयर्स। अब बताइए आप कौन सी दुकान से सामान खरीदना चाहेंगे? भैया क्वालिटी अच्छी देखनी है, हम यहां से लेंगे। क्वालिटी डल देखनी है, हम यहां से लेंगे। हमको चीप बेस्ट देखना है, चीप बेस्ट मतलब क्वालिटी भी ठीक ठाक हो और सामान का दाम भी बहुत ज्यादा ना हो। तो चीप बेस्ट में अगर जाना है तो हमारे लिए ये अच्छा है। अब डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल है कि हम कौन सा सामान खरीदेंगे। डिसाइड ये करना है कि हम भैया मार्केट में जब दुकान खोलेंगे तो किस जगह पे खोलेंगे, उसी चीज पे डिपेंड करेगा कि हम सामान कौन सा वाला खरीदेंगे। क्योंकि मैं बताता हूं कैसे। मान लेते हैं आप
किसी शहर में रहते हैं, हम एग्जांपल ले रहे हैं, आप गोरखपुर शहर में रहते हैं, अगर आप बहुत महंगे एरिया में, पोश एरिया में रहते हैं, ऐसी जगह जहां पे सिर्फ अमीर लोग रहते हों, जैसे कि तारामंडल वगैरह, अगर आप वहां पे रहते हैं तो आप कौन सी क्वालिटी रखना पसंद करेंगे? बेस्ट क्वालिटी। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई आदमी पैसा नहीं देख रहा, उसको क्वालिटी अच्छी चाहिए। बट नखास, रेती, ऐसे उर्दू बाजार की तरफ जो भी जहां पे बहुत ज्यादा अमीर लोग नहीं रहते हों, ऐसी जगह पे अगर आप सामान रखना चाहेंगे, अपनी दुकान खोलना चाहेंगे, तो आपको कौन सी क्वालिटी रखनी पड़ेगी? डल क्वालिटी। क्यों? क्योंकि वहां पे सब लोग पैसे को पहले देखते हैं, सामान की क्वालिटी बाद में देखते हैं। और तीसरी बात, आपके पास ऑप्शन ये है कि आप चीप बेस्ट रखिए। चीप बेस्ट इसलिए कि उसमें ये कैटेगरी भी फॉल कर जाती है और ये कैटेगरी भी फॉल कर जाती है। अगर क्वालिटी ठीक ठाक रही तो ये लोग भी खरीद लेंगे, और दाम थोड़ा बहुत कम रहा तो ये लोग भी खरीद लेंगे। इसलिए आपने क्या चुनना है कि भैया जो चीप बेस्ट होता है, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से मार्केट में आप दुकान खोलने वाले हैं। जल्दी कॉपी करिए इसको। तो अभी हमने डिसाइड किया हम किससे माल खरीदेंगे? भैया चीप बेस्ट वाले से। क्यों खरीदेंगे इससे? क्योंकि इसकी क्वालिटी भी ठीक ठाक थी और दाम भी बहुत ज्यादा नहीं था। तो जब एक आदमी जब मार्केट में जाके कुछ लोगों से पूछ रहा था कि आपके पास कितने का है, आपके पास कितने का है, वही माल, उसी माल के बारे में कई लोगों से जानकारी इकट्ठा कर रहा था, तो वो एक लेटर भेजता है जिसको बोलते हैं लेटर ऑफ इंक्वायरी। लेटर ऑफ इंक्वायरी आपने हिंदी में सुना होगा, पूछताछ करना। इंक्वायरी करना मतलब क्या होता है? पूछताछ करना। लेटर ऑफ इंक्वायरी से हम पूछते हैं कि भैया आपके पास ये माल है कि नहीं है, दूसरी बात है तो कितने की है। हम इंक्वायरी कर रहे हैं, उस टाइम भेजा जाता है लेटर ऑफ इंक्वायरी। ठीक है। अब जब हमने पूछा उससे तो उसने जवाब दिया हमको, उसने हमको रिप्लाई किया। जब रिप्लाई किया तो वो हमको भेजता है कोटेशन। क्या भेजता है? कोटेशन। हिंदी में बोलते हैं इसको निर्ख। कोटेशन भेजता है कि भैया ये देखिए प्राइस लिस्ट ले लीजिए, ये सामान इतने का है, ये सामान इतने का है, ये सामान इतने का है। सारी चीजें क्लियरली लिखी होती हैं। पैम्पलेट देखते होंगे किसी भी जगह का, किसी भी चीज का, तो उसमें लिखा होता है क्लियरली कि इतने चीज, ये चीज है और इतने की है। प्राइस लिस्ट देखेंगे तो भी उसमें लिखा होता है। कभी कभी ये जो डीलर्स होते हैं बड़े बड़े, वो क्या करते हैं, एक कच्चा बीजक मतलब प्रोफार्मा इनवॉइस, एक नॉर्मल इनवॉइस बना के वैसे ही दे देते हैं कि भैया अगर आप सामान खरीदेंगे तो ये पेपर रख लीजिए, इतने का पड़ जाएगा आपको। तो वो ठीक इनवॉइस बिल, जिसको इनवॉइस को बिल समझ लीजिए, बिल के रूप में ही होती है, बट वो कच्चा बीजक कहलाता है क्योंकि वो उस पे पेएबल कोई अमाउंट नहीं होता। बस नॉर्मली ऐसे दिखाने के लिए या बताने के लिए कि आपका सामान जो आपने पूछा है वो इतने का पड़ेगा। मतलब अगर कोटेशन वो भेजता है तो कौन कौन सा लेटर भेज सकता है? पहला प्राइस लिस्ट भेज सकता है। दूसरा क्या भेज सकता है? प्रोफार्मा इनवॉइस भेज सकता है। तीसरा पैम्पलेट भेज सकता है। ये सारी चीजें वो भेज सकता है कि भैया हम आपको ये अपने सामान के बारे में बता रहे हैं। अब आपकी मर्जी, इसने कहा था ना कि भैया मेरा सामान जो आपने क्वालिटी पूछी है चेयर्स की वो कितने की पड़ेगी? 400 रुपए की। हमने कहा ठीक है, हम आपसे खरीदने को तैयार हैं। हम उसको, अगर उससे सामान खरीदने को तैयार हैं तो हम उसको ऑर्डर देंगे। क्या देंगे? ऑर्डर देंगे। तो उस टाइम पे एक लेटर लिखा जाता है, उसको बोलते हैं ऑर्डर लेटर। ऑर्डर लेटर। हमने उसको लेटर दिया कि भैया हाँ, आपका सामान जो 400 रुपए वाला था हम खरीदने को तैयार हैं, आप हमको क्या करिए, सामान भेज दीजिए।
हमने उसको क्या दे दिया, ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर के हिसाब से अब वो काम करेगा। पहली बात, वो जब ऑर्डर देखेगा हमारा, तो वो हम सबसे पहले हमको एक लेटर लिख के भेजेगा वापस, लेटर लिख के कि हाँ हमको ऑर्डर मिल गया है। उसको बोलते हैं, उस लेटर को बोलते हैं ऑर्डर एक्सेप्टेंस लेटर। एक्सेप्टेंस, ऑर्डर एक्सेप्टेंस लेटर, कभी कभी एक्नॉलेजिंग भी बोलते हैं इसको, एक्नॉलेजिंग ऑफ ऑर्डर, कि हाँ भैया आपके ऑर्डर की जानकारी हमको मिल चुकी है, हमने वो ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया है, अब आपको माल भेज दिया जाएगा इतने दिन में इतनी शर्तों पर। हमने खुद डिसाइड करके रखा होता है कि भैया आप हमको माल भेज दो, हम आपको 2 महीने बाद पैसे भेज देंगे, कैश भेज देंगे, क्रेडिट भेज देंगे, वो अलग बात है। अभी देखते हैं, आगे चलते हैं। हमने उसको ऑर्डर दिया, उसने हमारा ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। जल्दी कॉपी करिए। अब उसने हमारा ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया, अगर डी ने कहा कि भैया हाँ हम आपका ऑर्डर एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ए ने कहा ठीक है भैया 1 महीने के अंदर हमको सामान मिल जाना चाहिए। अब बताइए डी का क्या काम, क्या फर्ज बनता है कि वो जल्दी जल्दी से माल इकट्ठा करे। पहली बात, अगर उसके पास गोडाउन में माल पड़ा है तो सीधी सी बात है वो जल्दी से पैकिंग वगैरह कराए और इसको माल भेज दे। अगर में भी उसके पास उतना बल्क में सामान नहीं है जितना हमने मांग लिया, तो उसको अरेंज करना पड़ेगा। इसलिए हमने इसको टाइम दे के रखा है कि 1 महीने के अंदर हमको ये माल चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से ये क्या करेगा, कलेक्शन ऑफ गुड्स। क्या करेगा, कलेक्शन ऑफ गुड्स, माल को इकट्ठा करेगा, माल को इकट्ठा करेगा कि भैया जितना ऑर्डर आया है हम उस ऑर्डर की फुलफिलमेंट कर सके, हम उसको पूरा कर सके आराम से। इसलिए वो अपने गोडाउन में जाके माल देखेगा कि हमारे पास है या नहीं। दूसरी बात, अगर कम है तो उसको और कहीं से अरेंज करके लाना पड़ेगा, वो गुड्स इकट्ठा करेगा। अब दूसरी बात कि भैया गुड्स इकट्ठा करने के बाद वो और क्या करेगा, आगे चलेगा, वो क्या करेगा, उस गुड्स की पैकिंग कराएगा। पैकिंग 2 तरह की होती है, याद रखिएगा, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। पहला प्राइमरी मतलब मान लेते हैं एक टॉफी, नॉर्मल सी टॉफी के ऊपर रैपर वगैरह रखते हैं, वो प्राइमरी पैकिंग में आते हैं। वो डिब्बे में पैक होता है तब भी वो प्राइमरी पैकिंग होता है। बट जब वो गत्ते में पैक होके और या फिर ट्रांसपोर्ट एजेंसी में जाके जब वो दोबारा पैक होता है वो पार्सल होने के लिए, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी पैकिंग। पैकिंग के बाद उसके बाद उसका काम होता है कि उस पे मार्क करवा दे। क्या करवा दे, मार्किंग। मार्क करवा दे कि भैया ये ए का है, ये माल किसका है, ए का है, और ये कहां तक पहुंच जाना चाहिए, ए जीकेपी रहता था और डी लखनऊ रहता था। वहां से माल यहां तक आने के लिए इसने ट्रांसपोर्ट एजेंसी को माल तो दे दिया, माल देने के बाद उस पे मार्किंग करवा दिया, ए लिखवा दिया, या फिर लिखवा दिया गोरखपुर। ये माल कहां उतरने वाला है, गोरखपुर में उतरने वाला है। ठीक है, तो मार्किंग और पैकिंग के साथ साथ मार्किंग करवाना बहुत जरूरी होता है कि माल कहां पे और कब उतरेगा। दूसरी बात, मार्किंग इसलिए ज्यादा जरूरी होती है, कभी कभी सामान टूटने फूटने वाले रहते हैं तो उस पे लिखा जाता है लोड हैंडल विथ केयर, हैंडल विथ केयर। अगर हिंदी में लिखा जाता है तो टूटने फूटने वाली वस्तु या फिर ध्यान से, ऐसा कुछ वर्ड लिखा जाता है ताकि उस पे पता चल जाए कि ये टूटने फूटने वाली वस्तु है और इसको आराम से कहीं रखना है, कहीं हिलाना डुलाना नहीं है, ताकि जिसका माल है उसको सही सलामत मिल जाए। अब जब इसको माल डिस्पैच होगा, डिस्पैच मतलब पहुंच जाएगा,
जब इसको माल पहुंच जाएगा तो सबसे पहले वो क्या करेगा भैया अपना जो ऑर्डर लेटर था ना, जिसपे उसने ऑर्डर दिया था, उससे चेक करेगा कि यहाँ जो माल हमारे पास आके उतरा है, जो मैंने ऑर्डर दिया था वही वाला माल है कि कोई और माल है। सबसे पहले उसको चेकिंग करनी होती है, पूरा वो अपनी डिटेल्स चेक करता है कि वही माल भेजा गया है, वही क्वालिटी है कि नहीं, वही दाम वाला है कि नहीं। अगर कुछ ऊपर नीचे है तो उसको सुधारा जाता है बाद में, इसको कॉल करके वगैरह वगैरह। तो वो चेक कर लेगा जब, तब फाइनली क्या करेगा, वो उसको पेमेंट देगा। फाइनली क्या करेगा, पेमेंट। ये आखिरी प्रोसीजर था हमारा पेमेंट का, कि फाइनली उसको जब ये माल इसको मिल जाता है फाइनली। अब पेमेंट कब होगी, हो सकता है भैया कैश हो जाए तुरंत, हो सकता है हमने बोला है 1 महीने बाद देना, हमने तुमसे ये भी बोला था कि उसके 1 महीने बाद तुम्हें पेमेंट दूंगा, तो वो पेमेंट कब जाएगी, आफ्टर 1 मंथ। तो जैसी कंडीशन होगी वैसे पेमेंट जाएगी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। कैश होगी तो कैश, क्रेडिट होगी तो क्रेडिट पे, कोई दिक्कत नहीं। अब जब फाइनली उसको पेमेंट मिल जाएगी तो वो वहां से एक लेटर भेजेगा कि हाँ भैया हम आपको आपकी पेमेंट रिसीव कर चुके हैं और आपके साथ बिजनेस करना हमें अच्छा लगा। ठीक है, ये फाइनल पेपर होता है कि हम आपको रेफरेंस दें कि फाइनली हमारा प्रोसीजर खत्म हुआ कि हमें क्या क्या करना होता है जब एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना होता है, वो भी किसका, होम ट्रेड का। होम ट्रेड, जब एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से माल खरीदता है तो उसको कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आप बाकी की चीजें आगे की वीडियो में। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।